ठीक है, कल क्या पढ़ाए थे? कल कहाँ तक? नहीं बताए थे हम 1885 से लेके 1905 का भी राजनीतिक गतिविधि बताए थे ना। जिसको कहते हैं पीरियड ऑफ उदारवादियों का काल, ठीक ना। पीरियड ऑफ मॉडरेट्स। अब आइए, राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया चरण जो आगे जो स्टार्ट होगा वो है 1905 से 15 का चरण, जिसमें प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और उसको अब रट जाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लिखने से 50% याद हो जाता है, ठीक है। लिख के भी हम दे सकते हैं, लेकिन अब आइए आगे आइए। इस पे नहीं, बैग नहीं है। तो 1905 से लेके जो 13 तक का जो पीरियड है उसको क्या कहते हैं? उसको पीरियड ऑफ मॉडरेट्स नहीं कहते, एक्सट्रीमिज्म। वो पहले है 1885 से लेके 1905 तक। लिबरल्स की बात हम कह रहे हैं, मॉडरेट्स की बात कह रहे हैं। मॉडरेट्स और उदारवादी एक ही हुए। कहाँ गया जी वो? पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिज्म भी कहा जाता है, उग्रवादियों का भी काल कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो पहले से जो लिबरल्स थे, जो नेता थे, कोई लिबरल नेता का नाम बताएंगे? आप कल ही बताए थे आपको, इसी आप ही बताइए। और एक आध जोड़ दीजिए उसमें, फिरोज शाह मेहता, दीन सा वाचा, तो नरमपंथी मतलब मॉडरेट हुआ, एक ही हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले इंपॉर्टेंट है। क्या है गोखले, क्यों इंपॉर्टेंट है उनका? नहीं किसके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले? और उनके गुरु कौन थे? तो ये जो 1905 से 15 का जो पीरियड है ये कहलाता है पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, उग्रवाद का काल। जिसमें क्या हुआ कि जो पहले के लिबरल लीडर्स थे उनका क्रिटिसिज्म किया इन्होंने शिकायत की। नए युवा लोग, ये नए युवा नेता जो थे वो चार थे, चार बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक लाल बाल पाल और एक अरविंद घोष। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और एक ये अरविंद घोष, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने पॉलिटिकल मेंडेंसी का किया है, राजनीतिक भिक्षावृत्ति का काम किया है। इन्होंने क्या मांगा है अंग्रेजों से, जो भी डिमांड्स किया है अंग्रेजों के ये में, तो मिला नहीं है कुछ। इन्होंने रोटी मांगा था और पत्थर मिला है, ऐसा आरोप लगाया। और कल भी मैंने आपको बताया था, फिर से बता दें, बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को क्या कहा है? याचना संस्था, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा है? कि जो ये सम्मेलन होता है कांग्रेस का, जो समिट होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, वो 3 दिनों का तमाशा है, ठीक है। इससे कोई होने वाला नहीं है। तिलक ने फिर क्या कहा है कांग्रेस के बारे में? तिलक ने नहीं कहा है। तिलक ने कहा है कि यदि हम साल में ईयरली हर साल मेढक की तरह टर्राएं तो उसके कोई फायदा नहीं होगा। और किसने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज कहा है? बहुत आया भी है, कई बार यूपीएससी में भी आया है, यूपी पीसीएस में भी आया है। लाला लाजपत राय ने कहा है कि कांग्रेस जो कुछ नहीं है बल्कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ठीक है। ये सारी आलोचनाओं का ये लीडर सामना किए, और इनकी जो उपलब्धियां थी वो मैंने कल बताया है, बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इन्होंने ही बैकबोन का काम किया। जो भी फ्रीडम स्ट्रगल आगे चला
इन्होंने एक आधार का काम किया, बैकग्राउंड का काम किया, और इसी बैकग्राउंड पे आगे चलकर कोई भी नेता, यहाँ तक कि गांधी भी सफल हुए। और इनका काम बहुत टफ था। इन नेताओं का जो जो मॉडरेट्स थे, उदारवादी थे, इन्हीं का काम सबसे टफ था, क्योंकि गांव गांव में जाके घूमना पड़ता था, इनको बताना पड़ता था कि राष्ट्रीयता क्या है, नेशनलिज्म क्या है, कैसे हम आपस में एकजुट होंगे और कैसे हम अंग्रेजों को यहाँ से निकाल बाहर करेंगे, तभी हमारी बदहाल स्थिति जो है, रेचेड लाइफ जो है, वो सही हो पाएगा। ये लोगों को कन्विंस करना था। और अखबार भी ये निकालते थे। कई अखबारों का मैंने जब पढ़ाया था, डेवलपमेंट ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया, तो उसमें कई अखबार भी मैंने लिखवाया है। ठीक है, जैसे एक अखबार बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन मिरर, किसका है? और दी सोशलिस्ट, हाँ, और नवयुग, मुजफ्फर अहमद। रिकॉर्डिंग बंद। तो ये बताइए कि इनके बाद 1905 से लेकर 13 तक, इसमें लाइट नहीं आएगा, 1905 से लेकर 13 तक जो पीरियड है, वो क्रांतिकारियों का भी काल हिंदी में कहा जाता है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशनर्स। ठीक ना? तो इस काल में क्या क्या घटना हुआ, क्यों उग्रवाद का भारत में जन्म हुआ? अगर मेंस के दृष्टिकोण से आप देखेंगे, ये पूछा जा सकता है बीपीएससी मेंस में भी, कि भारत में उग्रवादी राजनीति के उदय के क्या कारण था। ठीक है ना? व्हाट वेर द कॉजेस फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया, पूछा जा सकता है। तो क्या कारण थे, कैसे भारत में उग्रवादी लोग, मतलब कांग्रेस में उग्रवादी रुख रखने वाले लोगों ने अपना एक्टिविटीज स्टार्ट किया, अपनी गतिविधियां प्रारंभ की, क्यों, क्या, कैसे इंस्पायर्ड हुए ये लोग? ये नहीं बता देते हैं आपको, ये नहीं है। बहुत सारी वैश्विक घटनाएं, ग्लोबल इवेंट्स हुआ था, जिससे भारत के युवा वर्ग के जो नेता थे वो प्रभावित हुए थे। जैसे 1896 में अबिसीनिया, बहुत छोटा सा देश है अफ्रीका में, उसने इटली को पराजित कर दिया था, पहला एक इंस्पिरेशन हुआ। दूसरा, 1905 में जापान रूस के आगे बहुत छोटा स्मॉल कंट्री था, इसने रूस को पराजित कर दिया। तीसरी बात कि भारत में जो अंग्रेजी शासन हो रहा था वो बहुत ज्यादा, मतलब कष्टकर हो गया था, बहुत ज्यादा पेनफुल हो गया था। कैसे? लीटन, कर्जन, ये सारे जो जो थे वो एक से एक एक्ट लाते थे, कानून लाते थे, जिससे भारतीय मन ही मन डिसकॉन्टेंट बढ़ते जा रहा था, भारतीयों में असंतोष बढ़ते जा रहा था इन कारणों से। और दूसरी बात, उसी समय रूस में भी साम्यवादी क्रांति चल रही थी, इसके पहले फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, अमेरिकी क्रांति हुई थी। ठीक है, इन सभी घटनाओं के कारण भारत में भी जो युवा लोग थे, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे, उनमें उग्रवादी रुख आया। और इसी कारण 1905 से लेकर 15 तक इसी उग्रवादी राजनीति का भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में प्रभुत्व देखा जा सकता है, डोमिनेंस देखा जा सकता है। ठीक है, तो जब भी आप क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में, तो इसको स्टेट वाइज डिस्कशन करना पड़ेगा आपको। प्रीलिम्स का ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन अब ध्यान रखिएगा, जो भी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन है उसके दो चरण है, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज। तो 1905 से 15 वाला जो है फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, आगे चलकर 1920 के बाद भी क्रांतिकारी घटनाएं भारत में हुई है, उसको द्वितीय चरण कहा जाता है। और इससे वैसा कुछ मतलब नहीं है, जैसे किसान में भी मैंने बताया था, फार्मर्स में भी, ये पहला इंपॉर्टेंट यही है 1905 से 15 तक। तो ऐसे अगर स्टेट वाइज आप देखेंगे तो 3 राज्यों ने सबसे अधिक इसमें भूमिका निभाई भारत में। अंदाज से बताइए कौन कौन स्टेट्स, कौन कौन प्रोविंस ने क्रांतिकारी राजनीति में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई? पहला है उसके बाद बताइए, बंगाल तो बता सकते हैं आप, मुंबई कोई प्रांत नहीं था यार, प्रेसिडेंसी नहीं बोले ना, साफ स्पष्ट राज्य का नाम बताइए, नहीं आ रहा है, नहीं, हाँ, कुछ करना है, नहीं, बंगाल पहला है और दूसरा है मद्रास, सॉरी, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन का की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो क्या आंसर देंगे आप?
बंगाल नहीं कीजिएगा, अक्सर लोग बंगाल मारते हैं। ये ऐसा कब हुआ था? एक सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट आई थी 1918 में, 1918 में ब्राह्मण जो थे उन्होंने ही क्रांतिकारी गतिविधियों को भारत में प्रारंभ किया है। जो भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी था उसका इनिशिएटिव मतलब पहल या स्टार्टिंग महाराष्ट्र के चितपावन ब्राह्मणों को माना गया था। ये रिपोर्ट थी, ऑफिशियल रिपोर्ट थी, सरकारी रिपोर्ट। ये घटना माना जाता है 1897 से। कल मैंने बताया था कि महाराष्ट्र में पूना में प्लेग कमिश्नर रैंड और अरेस्ट भी कहा जाता है और एमहस्ट भी कहा जाता है उसको, ठीक है। ये ऑफिसर्स की हत्या बालकृष्ण चापेकर और दामोद चापेकर नामक दो भाइयों ने की थी। इनके मर्डर के बाद ही माना जाता है कि भारत में आतंकवादी सॉरी क्रांतिकारी गतिविधि शुरू हुई। और इसके इंस्पिरेशन को का श्रेय किसको दिया जाता है? किसने उनको इंस्पायर्ड किया? बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। हाँ बोलो, क्या कर लेंगे? तो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। तो 1897 में बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर को ही श्रेय दिया जाता है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को शुरू करने का, ठीक है। और ये हिंदू धर्म संघ से जुड़े हुए थे। चापेकर बंधु किस संस्था से जुड़े थे? दे आर एसोसिएटेड विथ हिंदू धर्म संघ। ये क्या था हिंदू धर्म संघ? ये भी एक क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन था, संस्था थी। फिर आगे चल के आप देखेंगे आर्य बांधव समिति महाराष्ट्र की प्रारंभिक क्रांतिकारी संस्था है। आर्य बांधव समिति, ठीक है ना। ये भी एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है महाराष्ट्र का और इसके संस्थापना एस्टेब्लिशमेंट का श्रेय दिया जाता है तिलक को। डायरेक्टली नहीं, अनऑफिशियली तिलक ने कह के नहीं स्थापित किया था। फिर आगे चलकर महाराष्ट्र में एक बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी संस्था हुई। बार बार क्वेश्चन भी आता है, प्रसिद्ध इसलिए बोले कि क्वेश्चन के हिसाब से काफी प्रसिद्ध है, बहुत बार आता है उससे सवाल। महाराष्ट्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी संस्था थी अभिनव भारत। वो कब स्थापित हुई थी? कौन था? हाँ। अब ये बताइए आपको कि अभिनव भारत से पहले महाराष्ट्र में कोई ऐसी संस्था थी और उसी का ट्रांसफॉर्मेशन अभिनव भारत में हो गया। कब हुआ था स्थापित? 1799 में मित्र मेला जो थी एक संस्था थी जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करती थी, उसी को बदल दिया गया अभिनव भारत में बीडी सावरकर के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। नहीं, मित्र मेला एक संस्था है। अभिनव, हाँ अभिनव भारत। अभिनव भारत में बीडी सावरकर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट थी और गणेश सावरकर उनके भाई की भी भूमिका थी। इसी अभिनव भारत के एक सदस्य अनंत लक्ष्मण करकरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन का मर्डर कर दिए, की हत्या कर दी। और इसी कारण से एक कॉन्स्पिरेसी केस अंग्रेजों ने लाया जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नासिक षड्यंत्र केस। पूछा जाएगा कभी कभी क्या दिया था, कुछ कॉन्स्पिरेसी केस देके और पूछा जाएगा कि क्रोनोलॉजी इसका बताइए। तो नासिक षड्यंत्र केस 1908 में, जिसमें गणेश सावरकर को भी सजा हुई थी। कौन मारा था जिला मजिस्ट्रेट को? जैक्सन। जैक्सन को मारा था कौन? इसीलिए तो मैं 2-3 नाम ले लिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाइए। अनंत लक्ष्मण करकरे नाम था उसका, ठीक है ना। अनंत लक्ष्मण करकरे है, उसमें गणेश सावरकर का भी ऑप्शन में नाम रहेगा, ठीक है ना। दिमाग में गणेश सावरकर निकाल दीजिए। फिर आगे चलकर महाराष्ट्र के बाद दूसरा जो राज्य है बहुत इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र में भी आगे भी हुआ है, ऐसा नहीं। इसी समय केसरी 1897 में जो न्यूज़पेपर था उसमें तिलक ने कहा है, मराठा नहीं केसरी में तिलक ने लिखा है कि श्री कृष्ण का उपदेश है कि जो व्यक्ति बिना कर्मफल की चिंता किए काम करता है उसको ये अधिकार है को अपने गुरुओं को भी मार दे, अपने माता पिता को भी मार दे। इस तरह की जो खबर थी, इस तरह का जो आर्टिकल था तिलक का, उससे महाराष्ट्र के क्रांतिकारी काफी इंस्पायर्ड होते थे, प्रेरित होते थे। आगे चलकर बंगाल में फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत हुई। ऐसा नहीं कि बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां
ये बंगाल विभाजन से शुरू हुई, उसके पहले से बंगाल में स्टार्टिंग था, ठीक है ना। और पहली संस्था जो बंगाल की क्रांतिकारी संस्था थी वो 1902 में, क्या नाम है, क्या नाम है बताइए? अनुशीलन समिति, नहीं 2 में, 1902 में, मान लीजिए दोनों मान लीजिए, ऐसा नहीं रहेगा। 1902 में अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति का कोई एक संस्थापक नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। जैसे ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने मिदनापुर में अनुशीलन समिति की स्थापना की, फिर कलकत्ता में भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद्र घोष ने स्थापित की, और ढाका जो जगह है बंगाल का, सबसे अधिक वहां पे ब्रांचेस था अनुशीलन समिति का। ढाका जो है ना बांग्लादेश की राजधानी। हाँ, और अनुशीलन समिति के बाद फिर आगे चलकर बंगाल में बहुत अधिक गतिविधि शुरू हुई, जिसमें इंपॉर्टेंट गतिविधि थी, बिहार चूंकि बंगाल का ही पार्ट था ना, तो 1908 में बिहार में क्या हुआ था? हाँ, कौन कौन था इसमें? हाँ, बंगाल का एक आदमी था जो कि फर्स्ट जनरेशन का रिवॉल्यूशनरी माना जाता है, प्रथम पीढ़ी का क्रांतिकारी माना जाता है, उसका नाम है हेमचंद्र कानूनगो, ठीक है। हेमचंद्र कानूनगो पेरिस में सैन्य प्रशिक्षण लिया था, मिलिट्री ट्रेनिंग लिया था एक रूसी व्यक्ति से। उसके बाद जब ट्रेनिंग ले लिया तो वो भारत आ गया 1908 में, और बंगाल में एक मानिक तल्ला जगह है, मानिक तल्ला, वहां पे बम बनाने का कारखाना खोला वो, ठीक है। और बम बनाने के कारखाना खोला, लेकिन जब सरकार को बाद में पता चला तो वहां पे छापा मारा गया सरकार के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और 34 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, जिसमें अरविंद घोष और उनके भाई भी थे, बारिंद्र कुमार घोष, ठीक है। बारिंद्र कुमार घोष को आजीवन कारावास की सजा दी गई, और अरविंद घोष को कोई एविडेंस नहीं मिला, साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए उनको बरी कर दिया गया। लेकिन इस पर एक कॉन्स्पिरेसी केस चलाया गया, उसको कहते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त 1911 में जब राजधानी ट्रांसफर हो रहा था, कहां से कहां राजधानी जा रहा था? बंगाल क्या है यार, कलकत्ता से दिल्ली है, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी जा रहा था, तो कौन था उस समय गवर्नर वायसराय? उसी पर दिल्ली में बम फेंका गया, किसके द्वारा फेंका गया बम? रास बिहारी बोस के द्वारा। रास बिहारी बोस के द्वारा जब बम फेंका गया, लेकिन उसको कुछ हुआ नहीं, तब इन्होंने पकड़े जाने के डर से रास बिहारी बोस जापान चले गए, ठीक है ना, भाग गए। लेकिन जो बाकी मेंबर्स थे उनको गिरफ्तार किया गया। इन मेंबर्स को कभी पूछा नहीं जाएगा, बाई चांस कभी पूछा जा सकता, जैसे कि बसंत कुमार, मुकुंदलाल, अमीर चंद, ऐसे लोग जो थे, जो उनके सहयोगी थे, उनको गिरफ्तार करके एक नया कॉन्स्पिरेसी केस चलाया गया, जिसको कहते हैं दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। इसलिए क्रोनोलॉजी हमेशा याद रखिएगा, नासिक षड्यंत्र केस, उसके बाद अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, जहां हुआ था। उस समय बंगाल पूरा यूनाइटेड था, बटा हुआ नहीं था, ठीक है ना। ये तीनों कॉन्स्पिरेसी केस का क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। आगे चलकर फिर ये पंजाब में भी इसी तरह गतिविधियां शुरू हुई। पंजाब में जो हुआ वो, उसमें 3 प्रमुख नेता थे क्रांतिकारी, नाम बता सकते हैं आप लोग? एक थे अजीत सिंह, दूसरा लाला लाजपत राय, तीसरा सूफी अंबा प्रसाद। अजीत सिंह ने लाहौर में मोहिबाने वतन नामक एक संस्था की स्थापना की, एक इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया, और भारत माता नामक अखबार निकालना शुरू किया। और बाद में इसी पंजाब एरिया से फिर गदर आंदोलन जो शुरू हुआ सैन फ्रांसिस्को में, वहां से ये पंजाब गाइड लेने लगा, मतलब मार्गदर्शित होने लगा, और गदर आंदोलन के कई लोग पंजाब के ही निवासी थे, ठीक है ना। ये जो पहला बताया मैंने बंगाल, दूसरा बताया क्या बताया, महाराष्ट्र, और तीसरा पंजाब। इन तीनों के अलावा कुछ ऐसे भी रिवॉल्यूशनरी भारत में थे जो भारत को छोड़कर विदेश चले गए थे, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को किया जाए, अंजाम दिया जाए। ऐसे में लंदन, मतलब ब्रिटेन, अफगानिस्तान, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी तथा अफगानिस्तान में ये क्रांतिकारी जाकर
वहां पे भारत में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कॉन्स्पिरेसी करते थे। और विदेश में स्थापित भारत का पहला क्रांतिकारी संस्था कौन है, क्या बताएंगे आप? विदेशों में स्थापित भारत का पहला रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा इंडिया होम रूल सोसाइटी। कौन था संस्थापक? श्याम जी कृष्ण वर्मा, 1905, लंदन। लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने स्थापित किया था। ठीक है, ये पहला विदेश में भारत का पहला क्रांतिकारी संस्था है। इसी इंडिया होम रूल सोसाइटी ने इंडिया हाउस की स्थापना की और इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका का भी पब्लिकेशन शुरू किया और इंडिया हाउस की स्थापना। ये जो कर्जन वाइली था, ये इसी इंडिया हाउस का मेंबर था। इसी इंडिया हाउस के और भी मेंबर थे भारतीय, जैसे बीडी सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल धिंगरा। ठीक है ना, इसी इंडिया हाउस का मदन लाल धिंगरा था जिसने कर्जन वाइली, जो कि भारत सचिव का सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया का पॉलिटिकल एडवाइजर था, राजनीतिक सलाहकार था, उसी की हत्या इसने कर दी 1909 में। मदन लाल धिंगरा, हत्या मदन लाल धिंगरा ने किया। धिंगरा को बाद में फांसी हुई, लेकिन उसी समय बीडी सावरकर को भारत वापस भेज दिया गया ताकि नासिक षड्यंत्र केस में सजा दिया जा सके। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस याद होगा। आगे चलकर फिर विदेशों में और भी संस्थाएं बनी। आप पूछा जाएगा 1907 में एक पत्रिका, एक पैम्पलेट निकाला गया, सर्कुलर ए आजादी। कौन था इसका निकालने वाला? अमेरिका में ही निकाला गया, रामनाथ पुरी। वैंकूवर से 1907 में फ्री हिंदुस्तान नामक एक पैम्पलेट बांटा गया तारकनाथ दास के द्वारा। फिर 1913 में सोहन सिंह भाखड़ा ने क्या किया था? ऐसा नहीं किया था, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की 1913 में। ठीक है, इसी हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने पंजाबी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी में एक अखबार निकाला जिसका नाम था गदर या हिंदुस्तान गदर। इसीलिए हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका को गदर आंदोलन, गदर पार्टी कहा जाने लगा। और ये गदर अखबार किसके क्यों निकाला गया था? खास मेमोरी को नहीं, आंसर बनाने का कोशिश किए हो। 1857 में जो गदर हुआ था उसी की याद ताजा करने के लिए ये अखबार निकाला गया था। एकदम याद रखिएगा इसको, इसीलिए इस पार्टी का नाम गदर पार्टी है। वैसे इसका पार्टी का नाम है हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। और कौन संस्थापक है? सोहन सिंह भाखड़ा। ठीक है, इस पार्टी के जो प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट नेता थे वो कौन कौन थे? हाँ हाँ, ठीक है, और बताइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई परमानंद और रामचंद्र लाला हरदयाल। अगर हम आपसे सवाल पूछ दें कि गदर पार्टी के किस नेता को हैंग्ड किया गया, फांसी दी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसको फांसी दे दिया गया। ठीक है, करतार सिंह सराभा को फांसी दिया गया था। ठीक है, और गदर आंदोलन के कारण ही पंजाब के जो क्रांतिकारी नेता थे वो वहां से प्रेरित भी होते थे और वहां पे बहुत सारा असिस्टेंस भी करते थे, मदद भी पहुंचाते थे। ठीक है, इन नेताओं के अलावा जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको नहीं बताया, जैसे बंगाल की बात कह रहे हैं, बंगाल में कुछ समाचार पत्र, न्यूज़पेपर भी पब्लिश होने लगे जो कि क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार करते थे, जैसे संध्या। कौन है संपादक? शिवम?
सोचना नहीं, जल्दी बता देना। और यही संध्या के संपादक ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, दूसरा समाचार पत्र न्यूज़पेपर है युगांतर। कौन है इसका संपादक? और तीसरा है वंदे मातरम। अगर नहीं रहा बारिंद्र कुमार घोष तो भूपेंद्र नाथ दत्त। और वंदे मातरम का कौन है? अरविंद घोष। और संध्या का? हाँ, ब्रह्म बांधव उपाध्याय। इन्होंने ही रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। उपाधि नहीं दिया था, मतलब संबोधित किया था, ठीक ना। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? आप नाम ले लिए, बताइए क्या कहा था गांधी जी के बारे में? गांधी जी के बारे में बोला है ना। ठीक है ना। ऐसा आपका बात सही है, आप जो कंफ्यूज मत होइए। संध्या के संपादक ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने भी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु के रूप में संबोधित किया था। और इसी समय, इसी काल में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था, आप ये बता दीजिए। ये सिंपल सवाल है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, सिर्फ कारण था नहीं, हाँ, वास्तविक कारण कारण हमें पूछना चाहिए था, रियल कॉज क्या था। बंगाल में राष्ट्रवाद उभर रहा था। इस उभरते राष्ट्रवाद को समाप्त करने के लिए, तोड़ने के लिए तो बंगाल विभाजन की घोषणा की। ऐसे बंगाल पहली बार कब अलग किया गया था? फर्स्ट टाइम सेपरेटेड बंगाल 1874 में, जब असम को अलग किया गया था, ठीक है। और कब घोषणा हुई बंगाल विभाजन की? बंगाल विभाजन घोषणा 1911 में हुई। 20 जुलाई 1905। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ और 16 अक्टूबर से विभाजन प्रभावी थे। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो डिवीजन किया गया था। पूर्वी बंगाल में कितने ये थे? पूर्वी बंगाल में क्या जनसंख्या का रेशियो था? पूर्वी बंगाल में 3 करोड़ 10 लाख था। अब पश्चिमी बंगाल में 5 करोड़ 40 लाख पश्चिमी बंगाल में जनसंख्या था और 3 करोड़ 10 लाख पूर्वी बंगाल में था। 1 करोड़ 80 लाख, उसमें 3 करोड़ 10 लाख में से 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान थे, ठीक ना। कारण क्या था? कौन बुक में दिया यार, तो बताओ ना। स्पेक्ट्रम को नहीं मानते, टेक्स्ट बुक पढ़ो। अखिलेश कुमार का लिखा हुआ वही ना, क्या नाम उनको? हाँ, तो और उसमें राजी वहीर भी लिखा होगा। नाम उनको याद है। ये कह रहे थे कि बंगाल को विभाजित करने का उद्देश्य था राष्ट्रीयता को तोड़ना, लेकिन उसमें भी एक और विभाजन था, धार्मिक आधार पर विभाजन, कि हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से मेल जोल नहीं हो पाया, ऐसे डिवीजन किया गया था। इस विभाजन के बाद जो कल तुम पूछ रहे थे उसका आंसर कि हिंदू मुस्लिम दो मेरी बैग में मुस्लिम चहेती है, वो कौन बोला है? पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था वैमफील्ड फुलर कहलाया। और विभाजन के विषय में किसने कहा कि यह निर्मम भूल है? सोचो। जो बोले कपड़े को न्यूज़पेपर बांटिए, वही विभाजन एक निर्मम भूल है। ऑप्शन ये ऐसा बता देंगे। अब उतना हम भूखे यार, चारों ऑप्शन। गोपाल कृष्ण गोखले। किसने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर एक वज्रपात है? वही हुआ, वज्र की तरह गिरा या वज्रपात है? बताइए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
और विभाजन, जो बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, ये 4 मुद्दा कांग्रेस में शामिल किया गया और इसकी चर्चा 1905 के बनारस अधिवेशन से ही होती थी। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? इसी समय से लेकिन कांग्रेस में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच विवाद भी उभर रहा था। विवाद की शुरुआत अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो आंसर आप बताएंगे 1905 के बनारस अधिवेशन, ठीक है। 1906 में फिर से विवाद उभरा और 1906 कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे और यहाँ पे उग्रवादियों ने 4 प्रस्ताव पारित करवा लिया उदारवादियों पर दबाव डाल के। क्या क्या? स्वशासन, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार। और पूरे भारत में बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया गया और प्रचारक में मुख्य व्यक्ति कौन थे? तिलक, लाजपत राय और, ऐसा ही सवाल नहीं है, हम ऐसे ही पूछ रहे, तिलक, लाजपत राय और अश्वनी कुमार दत्त ने पूरे भारत में इसका प्रचार किया। ये जो विवाद था 1907 में एकदम चरम पर पहुंच गया। 1907 में जो सूरत का कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष पद के लिए किसको, मतलब लड़ाई होने लगा। किसको बनाना चाहते थे उग्रवादी? लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रास बिहारी बन गए और सूरत में ही कांग्रेस अलग हो गया। और 7 के बाद 1908 में इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ फिर से। तो इलाहाबाद अधिवेशन 1908 में कांग्रेस का एक नया नियमावली और संविधान उसको नहीं कहेंगे लेकिन संविधान टाइप का चीज लाया गया और इसी सम्मेलन में एक निर्णय लिया गया उग्रवादियों को 7-8 वर्ष तक के लिए कांग्रेस से बाहर कर दिया। और फिर ये उग्रवादी और उदारवादियों के बीच जो मेल है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। मद्रास में वांची अय्यर, ठीक ना, और एक है, क्या नाम है उनका? वांची अय्यर और क्या नाम है उनका बताइए आप लोग अपने से भी। आदमी का क्रांतिकारी गतिविधि से, जब भी बताइए। भारत माता समिति की स्थापना मद्रास में किसने की थी? और उसी व्यक्ति ने तिरुनुवेली के मजिस्ट्रेट आसे की गोली मारकर हत्या कर दी। इस व्यक्ति का नाम है वांची अय्यर, ठीक है। और भी घटनाएं राजनीतिक क्रांतिकारी गतिविधियों में जिसमें आपको बताना भी और लिखवाना भी है कि कुछ कुछ जैसे वांची अय्यर जैसे घटना जैसे है वैसे कुछ और भी घटनाएं हुई थी। जैसे बारिसाल में पुलिस लाठीचार्ज हुआ था, ठीक है। बारिसाल में पुलिस लाठीचार्ज हुआ था और उसमें उसी के विरोध में युगांतर अखबार ने लिखा था कि भारत यदि अंग्रेजों के दमन का मुकाबला करना है तो भारत के 30 करोड़ लोगों को अपने 60 करोड़ हाथ ऊपर उठाने होंगे। ताकत का मुकाबला ताकत से दिया जाए, स्टेटमेंट है, युगांतर अखबार में निकला, ठीक है। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जिसको बाघा जतिन भी कहा जाता है, ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे, ठीक है, याद रखिएगा, शहीद हुए थे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जिसको बाघा जतिन भी कहा जाता है, ठीक है। ये पुलिस मुठभेड़ में मारा गए थे। और एक जतिन दास थे जो कि 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद मरे थे, वो नहीं है ये, ठीक है। उसके अलावा बंगाल में जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी उन सभी पर अंग्रेजों का पैनी निगाह रहता था और क्रांतिकारी गतिविधियों की रोकथाम के लिए 1900 में विस्फोटक अधिनियम लाया गया था 1900। और 1908 में हम आपको पेपर जब पढ़ा रहे थे तो क्या लाया गया था? अखबार का विकास जब पढ़ा रहे थे तो 1908 में क्या लाया गया था? न्यूज़पेपर एक्ट लाया गया था। इसके द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों की रोकथाम का प्रयास किया गया था। विस्फोटक शस्त्र अधिनियम 1900 में लाया गया था, ठीक है ना। ऐसा करते हैं आप लोग लिखवा देते हैं इससे, ठीक है ना। लिखिए, मन लगा के लिखिए, क्वेश्चन आएगा। लिखवाने में कुछ बहुत ज्यादा ही लिखवा देंगे हम, ठीक है।
शिवम कल कुछ आपको बताए थे खोज के लाने के लिए ना, हैं? आपको कुछ बताए थे खोज के लाने के लिए ना, तो उसका जवाब मुस्कुराहट नहीं ना होगा, जवाब दीजिए। मुस्कुराते तो कई बार देखा है मैंने आपको। ई क्या होता है? किससे संबंधित था? हाँ बता सर, विश्वविद्यालय आयोग। देख क्या है? और बताइए, पुलिस आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग, और भी सिंचाई आयोग, कौन है उसका अध्यक्ष? कल बताए भी थे। लिखिए लिखिए, सीधे लिखिए, एक एक लाइन का लिखिए, ठीक है ना। क्रांतिकारी गतिविधियां, शिशिरा पन्ना एकदम प्यार से धीरे धीरे बदल रहे हैं, जल्दी लिखिए ना। देखिए पहला पॉइंट लिखिए, महाराष्ट्र प्रांत को श्रेय दिया जाता है भारत में क्रांतिकारी गतिविधि के। महाराष्ट्र प्रांत को श्रेय दिया जाता है भारत में क्रांतिकारी गतिविधि के लिए। ब्रैकेट बनाकर लिख लीजिए, चापेकर बंधु 1897, चापेकर ब्रदर्स 1897। नेक्स्ट पॉइंट, चापेकर ब्रदर्स वेर एसोसिएटेड विद हिंदू धर्म संघ। चापेकर बंधु हिंदू धर्म संघ से जुड़े थे, हिंदू धर्म संघ से जुड़े थे। अब लिखिए, मित्र मेला 1799, कौन है संस्थापक शिवम मित्र मेला का? देख के आइएगा घर, खाली स्थान कर दीजिए। मित्र मेला 1799, ठीक है। जरूरी नहीं है, इसीलिए तो पूछ। 1799 नहीं, हम गलत बता रहे हैं, 1899 है, हम गलत बता रहे हैं। 1899 गलती से निकल जाता 17। अब लिखिए, अभिनव भारत 1902। अच्छा 4। क्या बोले सीएम, क्या हुआ है हमको? सही है 1904 अभिनव भारत, ठीक ना। बीडी सावरकर लिख दिए। हाँ हाँ दोनों, ठीक है। अगला लिखिए, अनंत लक्ष्मण करकरे, अनंत लक्ष्मण करकरे ने, डीएम लिख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, डीएम नासिक जैक्सन की हत्या कर दी। नासिक प्याज आता है नासिक का, ठीक है ना। नासिक किस प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है? प्याज भी है, प्याज भी। तो लिख लीजिए, क्या कहते हैं, हत्या कर दी जिसके, जिससे नासिक षड्यंत्र केस चला।
अगर आप ध्यान में रखिएगा कि नासिक कॉन्स्पिरेसी केस पूछेगा तब समझ के चलिएगा 1908 में चला है, ठीक है ना, क्रोनोलॉजी याद रखिए, ठीक है। दूसरा लिखिए, लक्ष्मण करकरे के बाद अब लिखिए, बंगाल में पहली क्रांतिकारी संस्था। अनुशीलन समिति। डैश देखिए, मिदनापुर ज्ञानेंद्र नाथ बसु। कॉमा लिखिए, कलकत्ता जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। एवं भूपेंद्र नाथ दत्त। इसका मतलब समझे सोनल आप क्या? पढ़ाते समय एक आध चीज नहीं बताए थे, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, लिखवाई देना, नहीं बताना था, बहुत इंपॉर्टेंट था वो, अभी याद आ रहा है। जैसे राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की थी जर्मनी के सहयोग से, और इसी सरकार के समर्थन के लिए वो लेनिन से मिले थे। जब हम पढ़ा रहे थे आपको वामपंथ पढ़ा रहे थे तो बताए ना। और इस अंतरिम भारत सरकार में प्रधानमंत्री बरकतुल्लाह थे, और बाकी जो सदस्य थे, ये नहीं कि अकेले सरकार नहीं चलेगा, मौलाना अब्दुल्ला थे, मौलाना बशीर थे, खुदा बख्श थे, मोहम्मद अली थे, ठीक है ना, शमशेर सिंह थे, मथुरा सिंह थे, यही खुदा बख्श जिसका लाइब्रेरी है, ठीक ना, इसलिए इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज क्या छोड़ दिए थे, नहीं बताए थे कि 1915 में एक सिंगापुर विद्रोह हुआ था। पंजाबी मुसलमानों में 5वीं रेजिमेंट नहीं, 5वीं बटालियन था, उसका 36वां रेजिमेंट था सेना का, उन्होंने सिंगापुर में विद्रोह कर दिया। कौन कौन विद्रोही थे जिनका नाम पूछा भी जाता है कभी कभी? सूबेदार चिश्ती खान, सूबेदार अब्दुल गनी, और सूबेदार नहीं यार, जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल गनी और सूबेदार दाऊद खान, इन तीनों ने विद्रोह किया, जिसके कारण 1915 में सिंगापुर विद्रोह नाम दे दिया गया, ठीक है ना, ये सेना का विद्रोह था। उसी प्रकार कई नेता भारत से पलायन करके अफगानिस्तान वगैरह जाकर बसे। मैंने जब वहाबी आंदोलन बिहार स्पेशल में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि सैयद अहमद खान, इनायत अली और विलायत अली भी अफगानिस्तान गए थे। हिजरत क्या था? जब पैगंबर मोहम्मद, बता दीजिए फिरोज, पलायन कर मक्का से मदीना पलायन कर गए, उसी आंदोलन से प्रेरित होकर हिजरत आंदोलन भारत में शुरू हुआ। अफगानिस्तान में कई भारतीय नेता गए जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, उसी में वहां जाकर उन्होंने एक आर्मी का गठन किया जिसको कहते हैं खुदाई सेना। इसी खुदाई सेना का एक मेंबर था अबेदुल्ला सिंधी। इसी अबेदुल्ला सिंधी ने एक इवेंट किया जिससे उनको रेशमी रुमाल षड्यंत्र से जोड़ा जाता है, रेशमी रुमाल कॉन्स्पिरेसी से जोड़ा जाता है, ठीक है ना, यही बताना था तुम, ठीक है। रुमाल समझ रहे हैं ना, रेशमी। आगे आगे लिखिए, क्या लिखिए, दूसरा क्या लिखवाए लास्ट? और बस ये कलकत्ता का था और एक मिदनापुर का था, ठीक है ना। अब लिखिए, बंगाल में लिखो लिखो लिखवा रहे अभी, कई क्रांतिकारी समितियां थी, डैश
एक तो लिखना पड़ेगा आपको, लिखने नहीं आएगा, हिंदी भी नहीं आएगा, उसका नाम ही उल्टा पुल्टा है, नहीं बोल पाएंगे हम लोग, जान रहे गलती हो। क्या पढ़ोगे इसको शिवम, बताओ, जब तुम जान ही रहे। बोलो। वो नहीं है कुछ, ऐसे हम लगा दिए। मिट क्यों नहीं रहा है भाई? क्या पढ़ोगे इसको? हाँ, इसलिए लिख दिए हम। अब बोलते हो तुम 4 बार हमसे पूछते, क्या सर हम जान रहे थे ना, हम उससे अच्छा बोर्ड पर लिख दे, किसको कैसे हम बताते क्या लिखवाना। सुहाई में तुम कहते छोटी ही लीला लगा देते। पहले लिखिए कौन संक्रांति की सुही समिति, अब दूसरा लिख के दिखा दो, शिवम तुम जान लेंगे। व्रती समिति, देखो व्रती समिति, जो छठ में व्रत किया जाता है ना, बता दिए कि छठ में व्रत किया जाता है। अगला लिखिए साधना समिति, अगला लिखिए स्वदेश बांधव समिति, हमने इसलिए लिखवाया कि पूछा जाएगा कि समिति मतलब कौन कौन सी क्रांतिकारी समिति थी, ये सब जो है क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार करती थी। ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये नहीं कि अनुशीलन समिति ही वहां पर, मैंने लिखवाया कि अनुशीलन समिति ये पहले से समिति कार्य करती थी। और अखबार लिखवा, याद ही होगा अखबार, अखबार क्या क्या निकलता था वहां क्रांतिकारी? पहला संध्या, दूसरा युगांतर, तीसरा वंदे मातरम। कौन था उसका संपादक? भारत नहीं है, लिख लीजिए अरविंद घोष। भवानी मंदिर किसने लिखा था? अरविंद घोष का है भवानी मंदिर, देख के आइए। ठीक, आगे लिखिए। गणेश शंकर विद्यार्थी का, यूपी से। अगला लिखिए, क्या लिखवाए, लास्ट लाइन बोलिए, फिर भूल जाएंगे हम। बांधो समिति, लिखिए हेमचंद्र कानूनगो, अगला पॉइंट है हेमचंद्र कानूनगो, बंगाल की पहली पीढ़ी के क्रांतिकारी थे, बंगाल की पहली पीढ़ी के क्रांतिकारी थे, जिन्होंने मानिक तल्ला में बम बनाने का कारखाना खोला। ये हम नहीं लिखवाया कि इनको पेरिस में ये मिलिट्री ट्रेनिंग लिए थे, एक रूसी से, ठीक ना। ये 1908 में आए भारत और वहां पे मानिक तल्ला में बम बनाने का कारखाना खोला। पुलिस ने छापा मारा, 34 लोगों को पकड़ा, जिसमें अरविंद घोष और बारिंद्र कुमार घोष भी थे। बारिंद्र कुमार घोष को आजीवन कारावास की सजा मिली, अरविंद घोष के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था तो छोड़ दिया। इस घटना को कहते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस। लेकिन उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी बना के उसको डाला गया ना सर, पूरा अलीपुर। अलीपुर षड्यंत्र केस। अब लिखिए, शॉर्ट में लिखिएगा, 1911 में रास बिहारी बोस ने लाडाडिंग पर बम फेंका, ने लाडाडिंग पर बम फेंका।
दिल्ली में और जापान भाग गए। लेकिन दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत रेस्ट वेयर अरेस्टेड, मतलब बाकी लोग गिरफ्तार हुए। तहत लिखिए अमीर चंद्र, लाला मुकुंद, अवध बिहारी, बसंत कुमार। बीपीएससी कभी नहीं पूछेगा, लेकिन हम लिखवा दिए, ठीक ना? लिख लिए ना? ये लिखिए 1900 क्या लिखिए, ये लिखिए कि अजीत सिंह ने पंजाब मत कर काट दीजिए, अजीत सिंह ने लाहौर में दिख रहा है ना, की स्थापना की एवं भारत माता समाचार पत्र निकाला। अगला लिखिए, विदेश में स्थापित पहली क्रांतिकारी संस्था इंडिया होम रूल सोसाइटी। यहीं पे इसका संस्थापक का नाम और ईयर भी लिख लीजिए, श्याम जी कृष्ण वर्मा, 1905 लंदन। श्याम जी कृष्ण वर्मा, 1905 लंदन। देखिए, इसने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट मैगजीन, मतलब पत्रिका निकाला और इंडिया हाउस की स्थापना की। इंडिया हाउस की स्थापना की, जिसके सदस्य थे डैश बीडी सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल धिंगरा। नेक्स्ट पॉइंट, एमएल धिंगरा लिख दीजिए शॉर्ट में। मदन लाल धिंगरा ने 1909 में, पूरा नाम क्या है कर्जन वाइली का? विलियम हट कर्जन वाइली, सिर्फ कर्जन वाइली लिखिए।
कर्जन वाइली जो, ये आप पहले से जानते थे कि क्या पद पर था वो, किस पोस्ट पर कर्जन वाइली था, ये पता था आपको? तुम लेट से आओ, बताओ। पूछा जाएगा कर्जन वाइली क्या था, बताया भी अभी आपको क्लास में, अभी बताए हम 10 मिनट पहले। ये भी जानना जरूरी होता है हिस्ट्री में, ठीक ना? कभी कभी पूछता है, ठीक ना? कहीं जैसे चार्ल्स वुड के बारे में पूछा है, यूपीएससी यूपी पीसीएस में पूछा है, चार्ल्स वुड कौन थे? कौन थे चार्ल्स वुड? वो तो पूछा ही है, कौन किस पद पे थे वो, देख के आइएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर पे क्या सर? बहुत धीरे धीरे बोल रहे हो। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे कि बोर्ड ऑफ शिक्षा के, देख के आइएगा। शिक्षा के नहीं थे बस, ये नहीं पूछा जा रहा, मतलब वो किस पद पे थे। हाँ वो तो मालूम है, लेकिन पूछा जाएगा कि चार्ल्स वुड किस पद पे थे। तो ये कर्जन वाइली क्या था, ये पूछ रहे हैं हम आपसे। देखिए, भारत सचिव का राजनीतिक सलाहकार था, पॉलिटिकल एडवाइजर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत सचिव का राजनीतिक सलाहकार था ये। असली मदनलाल ढींगरा को बाद में ये लिखना जरूरी नहीं है, फांसी दी गई, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए। लिखिए डैश 1907 रामनाथपुरी। केवल यही पूछा जाता है कि कौन लिखा था, ठीक है ना, ये नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। अगला लिखिए, फ्री हिंदुस्तान किताब या पैम्पलेट का नाम है, फ्री हिंदुस्तान किताब नहीं है, ये सब पैम्पलेट ही है, तारकनाथ दास। अगला लिखिए, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। 1913 सोहन सिंह भाखना। और लिख दिया इसी में कि यही गदर आंदोलन कहलाया। ये भी याद रखिए कि गदर जो अखबार था किन किन भाषाओं में निकलता था। हाँ, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी, अब लिपि गुरुमुखी भी था। कौन से नेता को फांसी दी गई गदर आंदोलन की? करतार सिंह सरावा। ऐसे इंपॉर्टेंट नेता थे भाई परमानंद, रामचंद्र, लाला हरदयाल। भाई परमानंद, रामचंद्र, लाला हरदयाल। अगला लिखिए, 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से, राजा महेंद्र प्रताप ने
जर्मनी के सहयोग से काबुल में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की। अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की, जिसमें सदस्य थे डैश, देखिए बरकतुल्ला, ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रधानमंत्री, कॉमा मौलाना अब्दुल्ला, कॉमा मौलाना बशीर, कॉमा शमशेर सिंह, कॉमा मथुरा सिंह, कॉमा खुदा बख्श एवं मोहम्मद अली। बस इसी सरकार के समर्थन के लिए वो, देखिएगा, इसी सरकार के समर्थन के लिए वो लेनिन से मिले थे। अगला लिखिए, ये लिखिए कि भारत से हिजरत आंदोलन के दौरान कुछ नेता अफगानिस्तान गए और वहां खुदाई सेना का गठन किया। खुदाई सेना, जिसके उबैदुल्लाह सिंधी का गठन किया, जिसके उबैदुल्लाह सिंधी का नाम रेशमी रुमाल षड्यंत्र से जुड़ा है। रेशमी रुमाल षड्यंत्र से जुड़ा है। समझिए ना बात। अगला पॉइंट लिखिएगा, देखिएगा 1915 में पंजाबी मुसलमानों की 5वीं बटालियन की 36वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया, जिसको सिंगापुर विद्रोह कहते हैं। जिसमें शामिल थे डैश, जमादार चिश्ती खान, पहला है जमादार चिश्ती खान, कौमा जमादार अब्दुल गनी और सूबेदार दाऊद खान। दाऊद खान कोई वर्ग से पूछेगा ना, तो क्रांतिकारी गतिविधियों को भारत में शुरू किसने किया, कोई वर्ग मतलब जाति से पूछेगा तो याद रखिएगा चित्त पावन ब्राह्मण थे ये, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर, ठीक है ना। चित्त पावन ब्राह्मण महाराष्ट्र के थे ये, ठीक है।
हाँ, अब देखिए उसी समय में असही क्या कहते हैं, जो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ बंगाल विभाजन के विरोध में, उसका सबसे बड़ा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा बता सकते हैं आप? पीटी का सवाल मान लीजिए आपसे पूछे हम, स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर रहा? पहला राजनीतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र। सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? ये एक बार बोल दीजिए, हो ही जाएगा। सांस्कृतिक क्षेत्र। आर्थिक तो भी हुआ सर, आपका कहना सही आर्थिक हुआ, लेकिन नहीं, सबसे अधिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रभाव। कल्चर पे इफेक्ट पड़ेगा क्या स्वदेशी का? रविन्द्रनाथ टैगोर को अमार सोनार बांग्ला रचे, उनका एकदम निजी था। उस पर बाद में गीतांजलि के लिए, उनको गीतांजलि होता है गीतों का संकलन, उस पर नोबेल अवार्ड मिला। कला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर ने बिल्कुल वेस्टर्न मतलब इन्फ्लुएंस से अलग हटके इंडिजिनस कला को प्रोत्साहित किया। पाश्चात्य प्रभाव से अलग हटकर स्वदेशी कला को अवनींद्रनाथ टैगोर ने प्रोन्नत किया। इसलिए माना जाता है कि सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रभाव ज्यादा है। आर्थिक क्षेत्र में कुछ समय के लिए लगाओ बहिष्कार किए तो ठीक ना, लेकिन सांस्कृतिक क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। और कौन सा व्यक्ति स्वदेशी आंदोलन में नहीं शामिल हुआ था, कट के रहा था? नहीं, वो नहीं भाई, आदमी पूछ रहे हैं, आदमी। हम कहाँ करें वो औरत है यार, वर्ग पूछ रहे हैं, क्लास पूछ रहे हैं सर। इलीट क्लास जो था ना, वो नहीं हुआ था। सबसे अधिक मुसलमान और किसान ये शामिल नहीं हुए, ठीक है? मुसलमान और किसान अपने को अलग किए, अलग क्या, वो इंटरेस्ट ही नहीं रहे थे। जबकि मुसलमान, बहुत सारे मुसलमान भाग भी ले रहे थे। हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे के कलाई पर राखी भी बांधी थी, लेकिन ज्यादातर किसान जो है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हिंदू किसान ज्यादा थे और मुसलमान, ये आंदोलन थोड़ा सा अलग है। लेकिन सारे मुसलमान अलग रहे ये नहीं कहा जा सकता, कुछ मुसलमान अलग है ये कहा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और पहली बार भारत की महिलाएं बाहर निकल कर आंदोलन में शामिल हुई, इस आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान। नहीं तो इसके पहले बाहर वो नहीं निकलती थी। और गांधी तक ने ही कहा है, महात्मा गांधी ने ही कहा है ये बात, स्वदेशी आंदोलन जो है वास्तविक तौर पर भारत का पहला जागरण है। महात्मा गांधी ने कहा है ना। बाद में उनका जो भी सफलता मिला, उसकी शुरुआत को वो मानते हैं कि स्वदेशी आंदोलन से डेवलपमेंट हो रहा है। इसी स्वदेशी आंदोलन के बाद भारत में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल आगा खान के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिलने गया था। और 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और पहला जो अध्यक्ष बना मुस्लिम लीग का, वकारुल मुल्क मोहसिन नाम है उनका, ठीक है। लेकिन जब ऑप्शन में सलीमुल्लाह खान रहेगा तो उसको संस्थापक अध्यक्ष माना जाएगा। ढाका का नवाब जो सलीमुल्लाह है वो फाउंडर चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, ऐसा नहीं कि नहीं है। वकारुल मुल्क मोहसिन जो है वो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष। और इसी 1906 के मुस्लिम लीग के कारणों से भारत में 1909 का भारत शासन अधिनियम मॉर्ले मिंटो एक्ट लाया गया, जिसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लाया गया, जिसमें मुसलमान केवल मुसलमान प्रतिनिधि को ही वोट दे सकते हैं। कितना तक कुछ पूछना हो तो पूछिए, फिर बताते हैं। सीओम आपके पास क्वेश्चन जरूर होगा, किसी के पास हो या ना हो। कल का क्वेश्चन है, परसों का भी पूछिए। ठीक है, कह रहे परसों का। हाँ,
ब्रिटिश एसोसिएशन का स्थापना 1833। 33 नहीं लिखवाए, गलत सलत लिख के आइएगा। लिखवाए सर, आप बोलकर नहीं लिखवाए, पूछिए किसी से। कितने लोग गलत कैसे लिख सकते हैं सर, आप बोलिएगा हम गलत